हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द हॉट प्लैनेट। और आज हम बात करेंगे अपने 3 ड्रामास के बारे में जो कि हमारे वीकली जिसका रिव्यू कर रही हूँ। बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और है, जंजीर है। और सबसे पहले मैं बात करूंगी बस तेरा साथ हो की एज यूजुअल। एंड बस तेरा साथ हो एक बहुत ही अच्छी पेस पे आगे बढ़ रहा है। एंड एक मोहब्बत और के बारे में बात करूंगी। इट्स there are also many things to say about this drama, and of course Anjine जो कि एक बहुत ज्यादा hyped और trending पे है इस वक्त, and everybody is busy doing theories about this drama. So चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बस तेरा साथ हो से। अच्छा, इस हफ्ते की 2 एपिसोड्स में इस ड्रामे की काफी सारी हैपनिंग्स हुई एंड द अवार्ड गोज टू द डिप्टी कमिश्नर अंकल जो कि अंसा की फ्रेंड के फादर हैं। और डिप्टी कमिश्नर निकले और उनके जो है वो सीनियर उनके इन्फ्लुएंस, इतने इन्फ्लुएंस निकला भाई उनका कि उन्होंने ताया जी को बिल्कुल ही शॉक कर दिया और पूरे फैमिली को। सो सबसे पहले तो मैं अगर मैं सीक्वेंस वाइज चलना चाहूँ एपिसोड में, तो हमने देखा द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीन ऑफ दिस वीक जिसमें हमें इंतजार था कि अंसा जो कि सुन रही होती है इन लोगों की बातें और लड़ाई, और फिर वो कहती है कि ये इसी घर की बात कर रहे हैं, इसी घर पे लड़े जो तुमने हक पैर में मेरे नाम लिखा है। फिर वो उसको चुप कराता है ना, लेकिन फिर ये बात खुल जाती है और फिर जो है वो ताया जी हाथ उठाने लगते हैं तो वो आ जाती है कि क्या कर रहे हैं आप, पीछे हटे। तो सना जावेद की परफॉर्मेंस को मैं बहुत ज्यादा अपलॉड करना चाहूंगी। इतने अरसे के गैप के बाद, मैंने बात पहले भी शायद कही है कि इस तरीके से आना और इतनी ज्यादा जो है वो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देना, ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है। क्योंकि इतने गैप के बाद जो है वो आप एक अपना एक स्टाइल जो होता है वो लूज कर चुके होते हो। बट सना जावेद कम्स बैक रियली स्ट्रॉन्गर, रियली हार्डर शी इज। और हम सबको जब हैरान करी है अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि दिस इज नॉट इजी। मैंने अपनी एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैंने वहां भी ये पोस्ट किया था कि ये इजी नहीं होता कि किसी हीरो को एक ऐसा कैरेक्टर दे दिया जाए कि वो जो है वो बिल्कुल चुप करके रहे, उसकी आवाज नहीं निकलती हो, वो सर झुका के रहे, वो स्टैंड नहीं ले सकता हो। और हीरोइन के लिए साइमल्टेनियसली ये बहुत मुश्किल होता है कि वो चीखे चिल्लाए नहीं या फिर वो इमोशनल ना हो, वो ज्यादा रोना धोना ना करे। ये दोनों चीजें जो है वो हमारे नॉर्मल ड्रामा पर्सपेक्टिव के ऑपोजिट है। और फरहान सईद और सना जावेद दोनों ही अपने इस अपोजिट चीज को इतने बेहतरीन तरीके से अदा कर रहे हैं कि हमें जो है वो हम उनके कैरेक्टर्स में इमर्स हो गए एंड वी आर जस्ट लविंग देयर कैरेक्टर्स, यू कांट हेल्प बट लव देयर कैरेक्टर्स। तो दोनों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इस सीन में जो है वो बहुत जबरदस्त इंटेंस सीन था जो कि सना जावेद ने इस तरीके से स्टैंड लिया नस के लिए। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि हम वी आर रियली डन विद ट्राइंग हीरोइंस, द स्कैर्ड हीरोइंस। और अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बजाय किसी लड़के के, एक लड़की ने अपने पार्टनर के लिए, हस्बैंड के लिए स्टैंड लिया और उसके आगे आके खड़ी हो गई। बड़ा मजा आया था ये देख के। बहरहाल फिर अनस उसको बंद कर देता है अंदर और ये सारी बातें होती है और अनस को चोट लग जाती है। शायान बींगा रेगुलर बदतमीज उसको उस तरह मारता है जोर से और वो ब्लीड करने लगता है। एंड देन सना जावेद का जो कैरेक्टर है आंसा, वो पहले दिखाया कि वो बोलती है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। उसने बहुत वाइज डिसीजन लिया कि कमरे के अंदर से उसने ये, अब पता नहीं उसने ये मिमिक किया था या फिर वो एक्चुअली 15 को कॉल कर चुकी थी कि ये लोग इसको मार देंगे, आप लोग जल्दी से पहुंचे। इस बात पे वो रुके। तो ये मैं कहती हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो विदाउट एक्सप्लेनिंग इस ड्रामे ने हमें सिखाई हैं। कैसे सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं। आप फिजिकली आप उसको नहीं रोक पा रहे, तो आपका वैसे भी अगर अंसा दरवाजा बंद नहीं भी होता तो भी टाइम वेस्ट करना ही था। वो ताया को नहीं रोक पाती अगर इन केस। तो ये हमें ऐसी सिचुएशंस के लिए ना हमें बहुत अच्छे क्लूज दिए जाते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा लाइफ में भी ये बहुत जो है वो डील करते हैं इन बातों से कि हम किसी को पिटते हुए देख रहे हैं, किसी की कोई अपनी फैमिली का मेंबर हो और कोई उसको इस तरह अब्यूज कर रहा हो सड़क पे या कहीं पे भी घर में, तो आप उसको एटलीस्ट जो है वो ये धमकी दे सकते हैं, कॉल मिला सकते हैं ताकि वो रुके इस चीज पे। एटलीस्ट उस बंदे की लाइफ तो वेस्ट ना हो उस चीज के पीछे। तो ये भी मुझे एक बहुत अच्छा एक पूरा वो लगा। और दादाजी जो है वो, अब दादाजी की जो पर्सनैलिटी है ना वो सही मायनों में खुल रही है। हमने देखा पिछले एपिसोड में कि हाँ वो थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं, वो बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं, वो बुरे नहीं है, वो बदनीयत नहीं है, लेकिन वो ओल्ड स्कूल बातें करते हैं। जैसे वो अंसा से कह रहे थे कि तुम्हें जो बातें समझानी है वो मैं सबके सामने करूंगा और जो अनस को समझानी है वो मैं अकेले में करूंगा। तो अंसा बीइंग अंसा उनसे क्वेश्चन करती है कि भाई क्यों, जो बातें अनस को समझानी है वो अकेले में क्यों करेंगे, वो भी मेरे सामने करें। तो वो ओल्ड स्कूल है बट ही इज अ स्वीट दादा। बट नाउ इस एपिसोड में जो वो थोड़ा सा दादाजी ने तो हैरान कर दिया। क्योंकि पहले मैंने नोटिस किया कि वो जिस तरह अंसा को चुप कराते हैं कि अदालत पुलिस वुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, घर का मामला, वो जो चीज भी अनस के साथ होती है, उसके साथ ना इंसाफी, मार पिटाई, जो भी वायलेंस,
वो उसको कहते हैं घर का मामला, जबकि एक्चुअली घर का मामला नहीं है। बात फिजिकल वायलेंस तक आ गई है, उसको गलत फ्रेम कर दिया गया है जेल में। तो दादाजी अगर खुद उतावले होते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला। घर के हालात और कुछ भी नहीं बदल रहा। उन्होंने अनस के नाम घर किया और हाफ शेयर दिया, लेकिन फिर भी चीजें नहीं बदल रही हैं। बिकॉज दे नो, द पीपल ऑफ दैट हाउस नो कि अब वो मारे पीटे कुछ भी करें, दादाजी फिजिकली तो कुछ भी नहीं कर सकते। और जब बात आती है एक्चुअल क्राइम रिपोर्टिंग की, तो वो वहां पे पीछे हट जाते हैं। तो अनस ही रह गए पिटने के लिए। तो अनसा एक सही पॉइंट उठा रही थी, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। और मैं एक ये भी सवाल यहाँ पे करूंगी कि दादाजी ने बहुत टाइम लगाया अनस के नाम ये घर करने में। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने घर को उस वक्त अनस के नाम किया जब वो छोड़ के चला गया, क्योंकि अब उन्हें ये खौफ हो गया कि अब उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं किसी के कैरेक्टर को मैं कोई वो नहीं करना चाह रही किसी को, जब वो किसी की अच्छाई को दबाना नहीं चाह रही, बट इट एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ एज वेल। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छाई सिर्फ तब तक कर होते हैं मैनिपुलेशन के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं कि इस चीज में हमारा ही नुकसान हो रहा है। दादाजी इतने अरसे से उसके साथ अब्यूज होते हुए देख रहे हैं, मेंटली वो कितना टॉर्चर्ड है, उसकी पर्सनैलिटी तबाह हो गई है, लेकिन वो कभी भी जो है वो उसके लिए वो चीज क्यों नहीं करी। उन्होंने शुरू से क्यों नहीं हाफ शेयर उसको दे दिया, ताकि कभी कोई उसको बोल ही नहीं पाता। तो ये मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि ये जो है ना वो नहीं करना चाहिए था इस तरीके से। एंड अब उन्होंने जब घर नाम कर दिया, जब वो देख रहे हैं कि हाथ से निकल गया पोता, तो कम से कम घर में तो रहे उनके साथ। अब ये घर से तो नहीं जा सकता, मैं फिर बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा भी घर है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस इन हालात पे पूरा ही घर अनस के नाम कर देना चाहिए था। क्यों वो पोर्सिलीन की मोहब्बत में वो अभी भी मुब्तला है। आई नो कि वो उनका बेटा है, ठीक है, समझ आती है बात, मगर बेटा होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर एक बेटा दूसरे बेटे की औलाद के साथ ये सलूक कर रहा है, देन यू नीड टू टेक स्टैंड। यही पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि आप परों में मत छुपाएं। जब वो नहीं ख्याल कर रहे इस बात का, वो भी तो उसकी भाई की औलाद है, वो नहीं ख्याल कर रहे, तो आप ऐसे दादाजी आप क्यों मुरसलीन का बाप बन के सोच रहे हैं। तो ये जो वो मुझे थोड़ा सा अब ये लगा, भी मैं आगे बात करूंगी कि जो दादाजी ने गलत किया। और यहाँ पे फिर हमने देखा कि अंसा और अनस के हमें ऑब्वियसली जो वो केमिस्ट्री भी दिखाई जा रही है, उनकी जो वो क्यूट क्यूट सीन्स आ रहे हैं, ऑल दो दे आर रियली ऑपोजिट विद ईच अदर। मगर अब अंसा को भी रियलाइज होने लगा है, शी इज एक्सप्लोरिंग हिम। और वो बहुत प्यारा सीन था, रोमांटिक सा, जब उसके बाल सही करती है, जब वो पप्पू को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होता है, तो वो कहती है मैं भी साथ चलूं। मुझे अच्छा लगा, मुझे अंसा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। वो इस तरह भीगी बिल्ली बन के कि हाँ मैं घर पे रह लूंगी, इट्स ओके, ये वो नहीं कर रही है। वो उसके साथ रह रही है, अकलमंद लड़कियों वाला काम कर रही है। अगर उसको ताई जान ने किचन में जाने से मना किया, तो उसने फौरन आके अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया इस बात पे। ये भी बहुत अच्छी चीज दिखाई है, ये करना चाहिए। ये फजूल का जो है ना, ये बंद कर देना चाहिए ड्रामों में कि लड़कियां जब वो हस्बैंड को बता नहीं रही है और कुछ अरसे बाद उसी पे इल्जाम लग रहा है। तो ये भी बहुत क्यूट था कि हमने देखा कि वो उसके बाल सेट करती है, और फिर जो है वो दोनों आईने में देखते हैं। वो शॉट बहुत अच्छा था, और फिर वो उसको जाते हुए बोलता है तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो या प्यारी लग रही हो। तो वो खुश होकर फिर से अपने आप को आईने में देखते हैं। सो मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगी, दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स। जो लोग कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज, यार अरेंज मैरिज तो बोरिंग होती है, उसमें क्या ही प्यार होता है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये ऐसा समझते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अरेंज मैरिज में प्यार पता है कहाँ से आता है। ये इट इज नॉट रिलेटेड टू अरेंज और लव। लव मैरिज और अरेंज में सिर्फ ये फर्क होता है कि प्यार पहले हो चुका होता है। बट इन मैनी केसेस लव मैरिज में लोग बोर हो जाते हैं बाद में एक दूसरे से। लेकिन ये बात नहीं है कि लव मैरिज खराब है। लव मैरिज इज एज गुड एज अरेंज मैरिज, एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स एक्चुअली फील फॉर ईच अदर, दे लव देयर ईच अदर सोल्स। तब तक जो है वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट हो, सब चलेगा। अरेंज मैरिज में जस्ट फर्क ये होता है कि शुरू में अजनबियत होती है, स्ट्रेंजर्स होते हैं, बट these are the smallest clues and these are the smallest acts of showing your love और care to someone, जो कि दिल में जगह बनाते हैं। अब अंशा के दिल में जब वो कितने लड्डू फूटे होंगे ये बात सुन के कि मैं प्यारी लग रही हूँ, अच्छा, फिर उसने अपने आपको आईने में उस नजर से देखा। दिस क्रिएट्स अफेक्शन। और फिर ऑब्वियसली लव जो है वो किस तरह बिल्डअप होता है कि पहले ट्रस्ट है, फिर अफेक्शन होती है, ऑब्वियसली पहले लाइकलीनेस अट्रैक्टिवनेस आती है, फिर उसके बाद अफेक्शन होती है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, रिस्पेक्ट होती है, देन इन द एंड इज लव। तो ये जो है वो बहुत प्यारा मुझे लगा कि ये अरेंज मैरिज के ऊपर जो लोग ये लोग हम ड्रामास में दिखाने लगे ना कि प्यार किस तरीके से होता है, अगर जिनको नहीं पता। सो एज लॉन्ग एज यू आर विद द राइट पार्टनर, द लव विल स्टिल विन द ईयर इफ यू आर इन अरेंज मैरिज। सो ये सीन बहुत प्यारा था। और फिर जो फर्स्ट एपिसोड हम देख रहे थे, उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखी कि अंसा की जो वो फ्रेंड उसके घर आई। अच्छा, वो भी मुझे अच्छा लगा। वो कहती है ओ हो भाई, अपने घर में बड़ा वो करी। वो बहुत नेचुरल था उसका और उसके फ्रेंड का जो रिएक्शन था ना, कि वाकई में अगर एक दोस्त बड़े घर में शादियों के चली जाए जो कि हक में उसके नाम भी हो,
तो वो जो उसकी दोस्त जिस तरह आके उसे करेगी ना, वो बड़ा भरम दिखा रही है, वो तो बड़ा अच्छा नेचुरल था। और फिर उसके फादर भी आए, अच्छा पता चला कि भाई वो ये फादर जो निकले हैं दोस्त के, तो बड़े नफीस इंसान निकले। और ये निकल के वो कॉल पे भी थे, लेकिन ये पहले गायब थे जब उसी दोस्त की अम्मी जो है वो अंसा को घर में नहीं रहने दे रही थी। बट खैर अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि पहले काफी सारी चीजें ऐसी थी कि जिसमें लोग नहीं पढ़ना चाहते। एक दफा वो सेटल हो गई, अब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो दैट ऑल गुड, आई थिंक सो। तो वो घर आते हैं और भाई वो बड़े नफीस अंकल, क्या जबरदस्त बातचीत का स्टाइल। अच्छा वो ऐसे अमीर नहीं थे कि रानस के ताया वगैरह, वो एक्चुअल जद्दी पुश्ती अमीर, और जो एजुकेटेड वाले अमीर होते हैं ना, ये होते हैं एक्चुअली जो जिनकी बात में तमीज और वो। और अनस के ताया जिस तरह जलील कर रहे होते हैं, और फिर अचानक से जब वो देखते हैं भाई, तो उन्होंने जो पेंद्रा बदला है, क्या मजे का सीन था वो, कि अरे सर आप और ये वो, तो वो डिप्टी कमिश्नर निकले और वो बिल्कुल ही वो खाने बनवाना शुरू हो गए उसके लिए। और वो कैसा, अंसा बेटा कमरा दिखाओ, तो अंसा कहती जी। तो वो बड़ा मजेदार रिएक्शन था, वो कहती जी कमरा तो दिखाती हूँ, आपको भी देख लूंगी मैं। और फिर बड़ा मजेदार सीन था कि जब वो अंकल जो है उन्होंने ये भी बोला अंसा के लिए कि हाँ मैं मीठा नहीं खाता, ज्यादा मीठा ना हो जाए। और वो मतलब सटल हिंट दे रहे थे कि भाई तुम अपनी औकात में रहो, और ये बच्ची भी मेरी सरपरस्ती में। तो मुझे बड़ा जबरदस्त लगा ये सीन पूरा ओवरऑल। और फिर वो जो कमरे में बातें होती हैं, जो अनस भी सुन लेता है, अंसा और उसकी फ्रेंड की, वो कहती है कि यार अच्छा अनस तुम्हें देखा करता था, तुम्हें इतना नोट करता है वो। और अंसा जिस तरीके से कहती है ना, वो पूरी कॉन्वर्जेशन जो उसे बता रही होती है, जो उसके और अनस के दरमियान हुई होती है, जब वो उसे कहती है कि तुम जो है वो तुम इतना सब कुछ सह रहे थे अपने घर में, और फिर भी तुमने वो घर मेरे नाम कर दिया। तो वो कहता है कि बस अब तुम्हारा घर है, अब तुम्हें निकाल के दिखाया कोई। तो अनस जो क्यूट क्यूट अचानक से सडन रिस्पॉन्सेज देता है ना, वो बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिससे बड़ा मजा आ रहा है। और फिर अंसा कहती है और अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, तो वो कहते हैं नहीं तुम छोड़ के जाने वाले में से नहीं हो। दैट्स द बॉन्डिंग एंड दैट्स द ट्रस्ट दैट्स बीइंग बिल्ड अप बिटवीन देम, और ये ट्रस्ट इनको रिलेशनशिप के बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाने वाला है। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो जिस तरह कहती है कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है और ये वो। और फिर अंसा ज्यादा ही उसमें इमोशनल और रोमांटिक हो जाती है, तो फिर वो कहती है कि अच्छा दुआ करो कि जो है ना वो फिर मुझे भी अनस जैसा हस्बैंड मिले। वो बड़ा मजेदार सीन था। और फिर जब अंकल जा रहे होते हैं ये लोग घर से, तो वो सीन बड़ा जबरदस्त था जब वो सलामी देते हैं और अंसा कहती है कि मुझे आप जो है वो बंदा पकड़ के दें जिसने मेरे साथ ये किया है, यानी जिसने ये क्रिमिनल एक्टिविटी की है, वीडियो वायरल की है फेक। तो वो अंकल कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अच्छा अब इस बात पे सबके चेहरों पे हवाइयां उड़ने लगती है, इंक्लूडिंग अनस। यहाँ पे भी मेरा एक क्वेश्चन है, क्या अनस ऐसा ठीक कर रहा है अंसा को ना बता के? बिकॉज अंसा डिजर्व्स टू नो हु डिस्ट्रॉयड हर लाइफ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि किसी ने उसको बदतमीज कह दिया या उसके बारे में कोई गलत अफवाह फैला दी हो। ये एक वीडियो थी जिसको वायरल किया गया, उसको पूरे दुनिया और उसके सामने तमाशा बनाया गया उसका। और उसके भाई भाभी भले गलतों से घर से निकालने में, बट जो उसका तमाशा बना है इस वीडियो के जरिए, घर घर में वो जलील और रुसवा हुई है बिला वजह, जिसकी वजह से उसे मुंह छुपाना पड़ा है। वो एक बहुत कॉन्फिडेंट और ब्रेव लड़की थी। इस बात के लिए ये लोग मैं समझती हूँ इंक्लूडिंग अनस गलत कर। अनस को खामोशी से खुद ही अंसा को बता देना चाहिए कि मैं घर में खुद तो नहीं वो फेस कर सकता और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा मुजरिम है कौन। तो अंकल भी उसे यकीन दहानी कराते हैं कि बिल्कुल होगी इन्वेस्टिगेशन और मैं सब पता लगा लूंगा। और फिर वो तसल्ली देके जाते हैं कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं हूँ ये वो। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मुझे लगा। एंड मैं कहना चाहती हूँ कि अब अगर हम उस चीज़ की तरफ आए, एक तो अंसा के जो भाई भाभी हैं भाई बहुत ही ज़्यादा फिर से वो शुरू हो गए कि हाँ शादी कर ली है वो, और अंसा के भाई ने जो उसको फाइनल कॉल दे दी है कि तुम ये और वो, फिर से उसकी ज़िंदगी वो करने के लिए। तो अंसा जो वो सिर्फ उनकी बातें सुन के ब्रेक होती है। इट्स रियली ट्रू कि इंसान जो है ना वो अपने की ही बातें सुन के ब्रेक होता है, वो किसी दूसरों की उसको ब्रेव बन जाता है। लेकिन जब उसको अपना कोई इस तरीके से ताने देता है ना, तो आप जितने भी स्ट्रांग हो आपके आंसू निकल ही आते हैं। तो वो भी प्यारा सा सीन था जब वो नीचे सो जाता है, फिर कॉल आती है, फिर वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। और अंसा कहती है, फाइनल कॉल देती है भाई कि मुझे जो है वो तुम प्रॉमिस करो कि तुम साथ दोगे उस बंदे को पकड़ने में जिसने ये सब किया है। मैं उसे बहुत बुरा कहना चाहती हूँ। एक बात मैं राइटर्स और मेकर्स ऑफ ड्रामा से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ऑल दो रियल लाइफ में इट्स नेचुरल और हम ऐसा कह जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ड्रामा के थ्रू इस चीज को भी मिटाना चाहिए कि अगर किसी लड़की के साथ किसी लड़के ने बुरा किया है, तो वो ये ना कहे कि उसकी माँ बहन के साथ भी ऐसा हो। बिकॉज अगर उसकी माँ बहन बेकसूर है, मासूम है, दे डोंट डिजर्व दिस टू बी हैपन टू देम जस्ट बिकॉज कि उनके बेटे या भाई ने ऐसा किया है। तो ये चीजें हमें ड्रामाज में नहीं लिखनी और दिखानी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि उसके साथ भी कुछ ऐसा इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। आप ये बोलो उसकी बेटी बहन के साथ क्यों हो, जो रुसवाई तुम्हें मिली है वो उसे क्यों मिले यार। ऑल दो इस केस में तो जो माँ और बहन है वो भी कम नहीं है, और वो बहुत ही ज्यादा कोई घटिया और गिरे हुए लेवल के लोग हैं, बट स्टिल दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड मोरली राइट टू टू विश कि उसकी माँ बहन के साथ भी हो। नहीं यार, माँ बहनों को छोड़ दें प्लीज।
और आप जो है वो जिस जो कल्प्रिट है उसी के ऊपर आए कि उसी को सजा मिलनी चाहिए। तो ये सीन था एंड फुप्पो जो थी वो बहुत ही यार फुप्पो का इतना अमेजिंग रोल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसी फुप्पो तो होनी चाहिए या फुप्पो का इमेज क्लियर किया जा रहा है। मैं इसमें ये भी कहूंगी कि फुप्पोज को एक मैसेजेस भी दिया जा रहा है, जो जितनी भी टॉक्सिक फुप्पोज है कि आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि लड़की के पहनावे पे फोकस करना, उसकी ज्वेलरी कितनी है, वो कितनी रोटियां बना सकती है, बहू क्या करती है, ये वो करके इस तरीके से नहीं यार। आप अपने भतीजों के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी बन सकती हैं, आप उनको एक अच्छे रिलेशनशिप की एडवाइस भी दे सकती हैं एज अ फुप्पो, अगर आपको बड़ा बनने का इतना ही शौक है। पुप्पो की और अंसा की जो गाड़ी की कॉन्वर्जेशन थी वो बहुत प्यारी थी, और वो जिस तरीके से कहती हैं अनस बहुत प्यारा है और ये है, और फिर साथ ही वो कहती हैं कितना लकी है कि तुम उससे मिल गई, और वो कहती हैं कि कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए यार। दैट्स लाइक अ फुप्पो। अगर मुझे अच्छा लगा कि अनस की अम्मी नहीं बल्कि एक फुप्पो कह रही है और उनका आप इमेज भी क्लियर करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल दो इट्स वेरी फनी जिस तरीके से अनस फुप्पो को फुफो फुफो कहता है ना, इतने हल्के से वो फुप्पो कहना चाहिए बट इट्स फुफो। तो अनस की खैर अब क्या बोलूं, उसका एक्सेंट ही ऐसा हो चुका है इतना हल्का सा। तो जी ये थे कुछ प्यारे प्यारे अमेजिंग सीन्स, कुछ केमिस्ट्री। एंड अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी शीरीन की ट्रैक की, कि यार वहां पे जो फहाम क्रैशर उसके दरमियान चल रहा है। अच्छा, मैं फहाम का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उनकी भी तारीफ करना चाहूंगी, इज डूइंग रियली वेल। जितना चीजी और जितना मिस्ट्री कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं ना, एक मिस्ट्री बंदा यार, वो समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहा है। एंड ही इज एक्चुअली अ रेड फ्लैग, अगर हम न्यूट्रली देखें ड्रामे को, ही स्टार्ट सो मेनी थिंग्स जो कि एक्चुअली रेड फ्लैग है। बट जो शीरीन है वो अपने इतने जोम में है कि एक ऐसा लड़का जो कि बड़ा फिट है और मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, वो मुझे लिफ्ट करा रहा है। सो वो इतना इस जोम में कि वो इस चीज को रियलाइज नहीं करी कि वो बातें क्या कर रहे हैं। जिस तरह वो बोलता है, आप किसी की भी कॉल वगैरह देखिए उठा लेती हैं, फिर वो कहता है कि जो लोग मेरे साथ होते हैं वो मेरी चॉइस पे ही चलते हैं। ये बहुत बड़ी रेड फ्लैग साइन थी जिसको वो इजीली इग्नोर कर गई। क्या आपको मुझे कॉफी पसंद है तो मैंने आपके लिए भी कर दी, अच्छा। और फिर जो एंड में वो बोलता है कि आप वो पहली लड़की हैं जिसके लिए मैंने 2 बार जो है वो ऑर्डर चेंज किया है। तो मतलब ये कितनी ज्यादा टॉक्सिक बात है, इट्स नॉट समथिंग रोमांटिक। मगर शीरीन को भी कैसे एहसास होगा, वो तो अनस को, बेचारे अनस को जब वो करने में लगी हुई है। बहुत बदतमीज है, जब पप्पो जा रही थी जो उसने ये जुमला बोला कि आ जाएंगी दोबारा के भतीजे की तबीयत खराब है, उसकी नाक बह रही है। हाँ, वहां तो रैशी से वो ठीक ठाक तरीके से बेवकूफ बनेगी, वो शो भी कर रहा है बट शी इज इन द ट्रांस। उसके ट्रांस में उसकी पर्सनैलिटी चार्मिंग लग रहा है उसको, ये वो अभी वो रियलाइज नहीं करेगी जिंदगी उसके सामने क्या लाके खड़ा करने वाली है। और वो अपने घर में भी छुपा रही है अभी ये बातें, अभी वो रिवील नहीं कर रही है कि वो क्या करने जा रही है। बहरहाल मुझे नहीं पता कि उसका बाप और भाई इस चीज पे क्या रिएक्ट करेंगे। और अच्छा, मैं आती हूँ उस सीन की तरफ जिसपे मुझे है एतराज, और जो है दादाजी वाला, और जो सब घर वाले बैठे होते हैं, दादाजी, फुप्पो और अनस के जो है वो ताया ताई बैठे होते हैं, जिसमें ये बात हो रही होती है कि अंसा, जब अनस कहता है कि मैं अंसा को, उसका राइट है, मैं डिनाई नहीं कर सकता कि तुम जो है वो नहीं करो इन्वेस्टिगेशन, दैट्स रॉन्ग। तो उस वक्त दादाजी जो कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ मगर मैं फिर भी ये कहूंगा क्योंकि अनस मेरा पोता है, मुरसलीन मेरा बेटा है, और ये बात अदालत में नहीं जानी चाहिए। तो ये मतलब दादाजी ने कितनी ज्यादा टॉक्सिक बात की है। इट्स नॉट ट्रू, दादाजी इज एक्चुअली नॉट गुड। इस एपिसोड से तो यही लगता है। और फुप्पो जो है वो भी यही कह रही है, वो एडमिट कर रही है कि मुझे शायान एज अ मेरा भतीजा, मुझे बहुत प्यार है उससे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और सजा जो करता है गलत काम उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा क्राइम है। यू आर लेटिंग द क्रिमिनल्स गो अवे विद दिस बाय फॉरगिविंग देम, और फिर वो कह रहे हैं आंसर से भी बोलो। तो ये बहुत गलत बात है और ये बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक चीज वो बोल रहे हैं। एंड इस बारे में गाइस आप लोग जरूर मुझे बताइएगा आप लोग की क्या थॉट्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बस तेरा साथ हो, स्टोरी इज गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट एपिसोड्स में भी बहुत ज्यादा फियर्स एपिसोड्स आने वाली हैं। सबके कैरेक्टर अपनी जगह, चाहे वो जोया नासिर हो, सबा हमीद, फरहान ताहिर हो, और सलमान शाहिद हो, शगुफ्ता एजाज जैसी प्यारी पप्पो हो, फरहान सईद, सना जावेद हो, जोया नासिर हो, या फिर हारिस वहीद हो, सब ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और अब वो अंकल भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो कि उसकी दोस्त के फादर हैं। सो दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स गोइंग रियली ग्रेट। एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने दूसरे ड्रामे की तरफ, एक मोहब्बत। और इसमें जो है वो मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि दिस ड्रामा इज नॉट अबाउट watching it with a sensitive heart or to pointing out the issues we are seeing in it, बिकॉज इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप मेच्योरिटी को इमेच्योरिटी से जोड़ सकते हैं, कुछ रियलिस्टिक हैं, कुछ अनरियलिस्टिक हैं। बट आई थिंक सो वी हैव टू इग्नोर द अनरियलिस्टिक वंस, बिकॉज उसमें जो है वो चीजें जस्ट लाइट अप करने के लिए दी हुई है, लाइटन अप करने के लिए। आई थिंक मैं यही कहूंगी कि इसमें इतनी सीरियस होने की कोई बात है नहीं। इस वजह से क्योंकि अब हमें कहीं ना कहीं तो मार्जिन देना होता है, या तो ड्रामा जो है वो अगर मैसेजेस को लेके चल रहा है
तो फिर वो लाइटन अप भी करेगा मूड को। फिर हम वहाँ ये नहीं कह सकते कि यार ये चीज़ तो हैरेसमेंट में आ जाएगी, ऐसा तो रियल में होगा तो ये हो जाएगा। ये हम नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज़ एक्चुअली दे आर नॉट शोइंग द बोथ द कंसर्न्ड पर्सन्स टू बी रॉन्ग। उनकी ना नीयत गलत है, ना हमें तो नज़र आ रहा है ना कि वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, वर्क प्लेस में बहुत सारी चीज़ें जो इस ड्रामे में दिखाई जा रही हैं, जो एक्चुअली नहीं हो सकती, ना होती हैं और अनएथिकल हैं। लेकिन हम इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ सीरियस ड्रामा। ये हर चीज़ को लाइटन अप ही करेगा। आपको बार-बार जब वो सीरियस तरफ ले जाके और फिर हल्का वो उसमें ले जाएगा कि यार नहीं, इट्स चिल करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं इस वज़ह से इन चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ। जस्ट लाइक कि वो हारून मलिक जो है वो खुशबक के पीछे-पीछे जो घूम रहा है कवरेज के लिए ये वो, लेकिन उसका जो बिहेवियर है दैट्स नॉट नॉर्मल बिहेवियर बाय अ जर्नलिस्ट और ये कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग बिहेवियर भी इसको कह सकते हैं, अगर आप रियल लाइफ़ में इसको सीरियसली ले लें। बट इन दिस केस दिस इज़ नॉट हैपनिंग और खुशबक जब उसका कंसेंट इतना तो उसे हासिल ही है कि वो उसके आस-पास घूम सके इस तरह। हाँ, खुशबक के कुछ रिएक्शंस मुझे बहुत फेक लगे जब वो ऑफ़िस में दे रही थी, जैसे वो उसकी बातों पे गुस्सा हो रही है। लेकिन जब वो फेकनेस मुझे लगता है रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि शी इज़ नॉट दैट मच एंग्री फ्रॉम हिम और वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके लिए दिल में जगह बना रही है। जस्ट लाइक वो अपनी बहन से जब कहती है कि आज मुझसे किसी ने जो है वो मेरा पूछा तुम्हें क्या पसंद आपको क्या पसंद है? आपको तो मेरी पसंद भी किसी ने मुझसे पूछी। तो वो इस चीज़ के लिए तरसी हुई है। बट आई थिंक सो कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर खुशबख्त नाज़ के कैरेक्टर से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आई थिंक शी हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम दीज़ लिटिल थिंग्स कि कोई मेरी मर्ज़ी भी पूछे ये वो। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि या तो हारून उसको उस तरफ लेके आए कि यार ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी मर्ज़ी पूछे जाना। एकदम से उसने फ़ील करके अपनी बहन से भी बोल दिया। इट वाज़ साउंडिंग लाइक अ टीनेज गर्ल जो कि पहली दफ़ा किसी बॉय का इस तरीके से पूछना फ़ील कर रही है। जबकि खुशबक की लाइफ़ एक बहुत ही ट्रॉमेटिक लाइफ़ है। वो बहुत चीज़ें देख के आगे आ चुकी है। सो देयर इज़ नथिंग सिली इन हर लाइफ़। सो मुझे बस ये हुआ या तो फिर उसने बिल्कुल ही उस फ़ेज़ से वो गुज़री नहीं है, दैट्स व्हाई। तो इन चीज़ों पे आप लोग ज़रूर अपनी राय दिएगा कि आपका क्या ख़्याल है इन थॉट्स के ऊपर। ऑल्सो हमने देखा कि जो उसका असिस्टेंट है, हारून का, वो उसे बार-बार रोकता है कि अपना दिल को सँभालो, इज्तनाब इज्तनाब, ये जो वर्ड है इज्तनाब यानी अवॉइड करना, तो मतलब वो उसे कह रहा है कि बच के रहो, मोहब्बत मत कर बैठना। लेकिन वो इस बार मोहब्बत के फुल मूड में निकला हुआ है भाई हारून मलिक और जो है वो करके ही रहेगा। बाकी कुछ सीन्स थे जो बहुत क्यूट थे खुशवक़्त और अम, इनके हारून के। अच्छा पहली वाली जो एपिसोड थी वो मुझे बस नॉर्मल लगी। हाँ, उसमें हसीब और सीमा की बहुत बड़ी एडवांसमेंट हुई। हमें ये पता चला कि हसीब जो था वो एक्चुअली एंगेज जब खुशवक़्त से था, तो उस वक़्त भाई साहब ने जब वो सीमा को पसंद कर लिया था और खुशवक़्त ने इसी वज़ह से उससे मंगनी तोड़ के सीमा से उसकी शादी भी कराई। और अब वो सीमा को छोड़ के वापस खुशबक अपनी एक्स फियांसी को पसंद कर रहा है। मतलब यार किस किस्म का इंसान है ये कि जब वो उसके पास थी तो उसे तो कोई और चाहिए थी और अब वो उसके पास है तो उसे वापस वो चाहिए। ये तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉक्सिसिटी हो गई है। इसको क्या नाम देंगे? रेड फ्लैग, टॉक्सिक? आप लोग ज़रूर इस बारे में मुझे बताइएगा कि आप इस चीज़ को क्या कहते हैं? मगर वो सीमा बेचारी जो है वो मुझे बड़ा वो लग रहा है, उसके लिए बुरा फ़ील हो रहा है बट नेक्स्ट एपिसोड में वो बेचारी नहीं रहेगी बिकॉज़ वो जो है वो अभी मैं इस बारे में बात करूँगी कि वो किस तरफ आने वाली है। वो बार-बार खुशबक से कह रही है कि तुम जो है वो पता करो क्या कहते हैं कि इसने जो है वो क्या प्रॉब्लम चल रही है हसीब के साथ। अच्छा पहले वो खुद ही इन्वॉल्व कर रही है हसीब के साथ उसको उतना ज़्यादा अपने उसमें लाइफ़ में और फिर अब वो कह रही है कि जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में वो उसी पे ब्लेम डाल देगी। दैट्स नॉट फेयर आई थिंक सो। और उसको भी पता है कि वो उसकी एक्स फियांसी रह चुकी है। हसीब जो है वो बहुत ही ज़्यादा उससे बोर्ड, बेज़ार वो एक्चुअली ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। हमने माहम और फ़ारिज़ का ट्रैक भी देखा जिसमें हमने देखा कि माहम अपने हारून के कहने पे, उसके भाई के कहने पे जो है वो उससे सेपरेट हुई हुई है, अभी बिल्कुल बातचीत नहीं कर रही है। एंड अब इस बात से जो अब्बास अशरफ जो रोल प्ले कर रहे हैं फ़ारिज़ उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहा है कि भई आप मेरी ज़िंदगी में दखल मत दें, वो अपने भाई को कहता है और अब वो कितना ज़्यादा इतना घटिया इंसान है कि उसको अब ये चीज़ बॉदर कर रही है कि अब मैं कैसे हंगामा क्रिएट करूँ, लड़ाई तो हो ही नहीं रही, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। तो वो बहाने ढूँढ रहा है उसको वापस लाने के या कभी दोबारा टीज़ करने के या ट्रिगर करने के। ऑल्दो इस सीन की प्रेज़ एक और हो रही थी कि जब फ़जर शेख जो है उनका कैरेक्टर भी बहुत क्यूट सा एज़ अ सिस्टर टू खुशबख्त और बच्ची जो है वो अपनी खाला से बहुत अटैच दिखाई है। जिस तरह वो उसके बाल खींच रही है, उससे जो है वो एन्जॉय कर रही है, तो इस चीज़ को लोगों ने बहुत प्रेज़ किया कि डायरेक्टर ने इस चीज़ को ओरिजिनल नेचुरल रहने दिया, इसको कट नहीं किया। तो ये बहुत ओरिजिनल लग रहा था। और वो सीन भी अच्छा था जहाँ हारून अपने पेरेंट्स को समझाता है कि बचपन में जिस तरह फ़ारिज़ किया करता था
कि कभी उल्टी-सीधी हरकतें टीचर से गलत-गलत जाके बोलना, उस वक़्त आप लोगों ने नहीं रोका और अब आप कहते हैं कि ये पर्सनल मामला है, सो दैट इज़ नॉट फेयर। एक और सीन मीनिंगफुल है कि जहाँ पे खुशबक की माँ उसे फिर कहती है एक बात कि तुम ज़्यादा हसीब से ना मिलो-जुलो और लोग बातें बनाते हैं। मेरे ख़्याल से फ्रॉम वन पीओवी ये बात ठीक है किसी हद तक, इसलिए क्योंकि उसकी माँ उसके ख़्याल में कह रही है, उस पे शक करके नहीं कह रही। लोग ऐसे करते हैं और मेरे नज़दीक जो है वो किसी भी अपोज़िट जेंडर का किसी कपल में एक्स्ट्रा घुसना जो है वो हमेशा गलत ही लाता है। भी रखना चाहिए आई थिंक सो। अननेसेसरी इंट्रूजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे आपकी नीयत अच्छी भी क्यों ना हो। और नेक्स्ट एपिसोड में जब हमने देखा जब सीमा उसे इल्ज़ाम देगी तो माँ ही डिफेंड कर रही है। सो माँ उसको वो गलत नहीं समझती है, एक्चुअली शी इज़ राइट। लास्ट सीन का जो पहले एपिसोड का लास्ट सीन था बहुत ही ज़्यादा मैं उसको कहूँगी कि उसमें खुशबख्त और हारून की जो केमिस्ट्री थी that was amazing. Their chemistry just radiating. It's coming out of nowhere like a light and shine. बहुत बहुत मुझे जो है ना वो प्यारा लगते हैं दोनों। और मैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो खुशबख्त और हारून की जो बातें हैं, माया अली और अहद रज़मीर की जो केमिस्ट्री बिल्डअप हुई है ना, मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। और वो बहुत फनी सीन था जब वो कहता है कि आपने बताया नहीं आपकी बेटी भी है, तो वो कहती है कि आपकी बेटी है, वो कहता है नहीं, तो वो कहती है आपने भी नहीं बताया कि आपकी बेटी नहीं है। मतलब ये एक सटल मैसेज था उन लोगों के लिए कि जो लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि यार अच्छा तुमने ये नहीं बताया, तो आप उनको बोलो कि जब तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है और तुमने ये बताना बॉदर नहीं किया, तो ये बताना क्यों ज़रूरी था भाई, ये पर्सनल लाइफ की बात है। सो वो भी मुझे एक अच्छा सीन लगा। नेक्स्ट सेकंड एपिसोड में मुझे बड़े अच्छा लगा कि वो एटीट्यूड जो दे रही थी उसको और वो भी जब उसकी गाड़ी में डाले हुए जो पीछे बैठ के हेड डाउन करके जा रहे हो, बहुत मज़े का, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डायरेक्टेड सीन था। और एक्सप्रेशंस जो है वो माया अली के एंड हादरा ज़मीर दोनों के इतने ज़बरदस्त और ऑन पॉइंट थे कि वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फील आ रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। एंड हमने देखा माहम और हारून की भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें वो फाइनल यही कहता है कि या तो उसे टाइम दो या फिर उसे छोड़ दो। तो जो है वो यहाँ तक तो बात आ गई है। एंड स्टोरी अच्छी पेस पे आगे बढ़ी है। वो एक ऑफिस में सीन था जो कि वैसे अगर हम रियल लाइफ की तरफ चले जाएं तो वो इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन वैसे प्यारा रोमांटिक सीन था जिसमें वो उसके सामने बैठ के बोलता है कि किसने कहा आप खुशनुमा नहीं है, और फिर जाते हुए उसे खुशबख्त नाज कहता है, उसके असली पूरे नाम से बुलाता है, तो एकदम हैरान हो जाती है कि अच्छा। तो ये भी बड़ा जो है ना वो मुझे अच्छा सीन लगा था। तो कुछ ये जो है कि चीज़ें जो है वो अच्छी चल रही हैं और स्टोरी में मज़ा आ रहा है, हम बोर नहीं होते। खुशबख्त और हारून भी हमें बोर नहीं होने देते, मज़ेदार चीज़ें चलती हैं। अहद रज़मी का कैरेक्टर इज़ सुपर्ब, फ़नी एंड इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा कैरेक्टर है, जबकि खुशबख्त का वो सॉलिड शेल जो है वो जो तोड़ने में लगा हुआ है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ हमने हाजरा यामीन की प्रॉपर एंट्री देख ली है। शी इज़ लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर कैरेक्टर इन डॉक्टर बहू। तो मुझे ये बड़ा ज़बरदस्त लगा कि देखें ये होती है कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ये होती है एक्टिंग, कि जब आप एक उसमें जब वो प्ले में कुछ और नज़र आओ, दूसरे में कुछ और नज़र आओ। सो शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट। और वो जो है वो एज़ अ जर्नलिस्ट आई और वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट किस्म की दिखाई है कि उसको मफाद से दिलचस्पी है। उसी ने ब्रेकअप किया था हारून से और अब वो इंटरेस्टेड है कि आखिर ये खुशबख्त में इनका इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, ऐसी क्या बात है। और फिर वो कहती है कसम से मेरे दिल में और कोई बात नहीं है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो उसके दिल में है अभी कि वो सोच रही है। एडिटिंग रिलेटेड इश्यूज इस ड्रामे से काफ़ी रिपोर्ट हो रहे थे। मुझे भी ये फ़ील होता है कि कभी जो है वो एक सीन दिखाते हैं, कभी उसको काट के दूसरा दिखा देते हैं। जैसे लास्ट में हमने देखा कि खुशबख्त जो एक इलाके में बैठ के मसाइल सुन रही होती है, उसके बीच में जब अचानक से उसकी हारून से कन्वर्सेशन दिखा दी, फिर दोबारा जो है वो मसाइल की तरफ ले आए। तो ये कुछ चीज़ें अगर फिक्स हो जाएँ, क्योंकि हम एक सीन के उसमें होते हैं इंटेंसिटी में और अचानक से दूसरा कंटिन्यू हो जाता है वहाँ से। अब ये एडिटिंग इश्यू है या इनका अपना ओन डिसीजन है, ये मुझे नहीं पता। वो सीन भी थोड़ा-सा वियर्ड था कि हारून की गाड़ी में बिठाने के लिए जो है वो उसी का अफ़सर उससे असिस्टेंट कमिश्नर का अफ़सर उसी से झूठ बोल रहा है। वो सब जो है वो एक फ़ज़ूल का एक क्रिएट किया हुआ एक्स्ट्रा स्ट्रेच था, लेकिन वो प्यारा था। बस वो बात है कि प्यारा सब कुछ लग रहा है अभी इन दोनों का। एंड लास्ट सीन जहाँ पे वो मसाइल सुन रही होती है, अगेन वंस अगेन एन इश्यू रेज़। तो मतलब इसमें ना सिर्फ़ घरेलू मसाइल को दिखाया जा रहा है, हसीब और सीमा और फ़ारिस एंड महम की सूरत में, नार्सिसिस्ट है और ये और वो प्रॉब्लम्स, बल्कि जो है वो इसमें ये इश्यूज भी दिखाए जा रहे हैं जो बाहर की दुनिया में चलते हैं। जैसे उन्होंने जो है वो औरत का मार खाना और फिर रिपोर्ट ना करना उसे दिखाया। फिर जो है वो औरत मार्च के ऊपर दिखाया और औरत की लड़की की शादी हो रही हो तो मेल उसके कलीग्स जो है वो उसे बोलते हैं कि अब तो घर बैठ जाओ। इसी तरीके से अभी जो है वो रीसेंट एपिसोड में दिखाया कि वो उसे बच्ची को जो है वो इतनी कमसिन बच्ची को वहाँ भेज दिया काम करने के लिए और अब उसका पता नहीं चल रहा। तो
वो कहती है कि तुम लोगों पे 9 साल के बच्चे को तुम लोगों ने काम पे भेजा है, अंडर एज लेबर, तो तुम लोगों पे पर्चा कटना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही थी। लास्ट सीन जो था बहरहाल वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग ट्विस्ट पे एंड हुआ जब सीमा के पास जो है वो हसीब का फ़ोन होता है और जनाब वो देख लेती है कि हसीब के फ़ोन में जो है वो जो उसको शक होता है वो देखती है कि न्यूमरस पिक्चर्स ऑफ क्या कहते हैं खुशबक। तो मुझे समझ नहीं आया कि हसीब जो है वो क्या इतना ओपनली लेके घूम रहा है। वैसे तो जितना वो ओपनली उससे रूड हो रहा है तो ये भी वो कर ही सकता है, लेकिन कोई पासवर्ड वगैरह तो लगा ही होता है यार फ़ोन पे, अगर कहीं रह जाए तो मतलब उसकी चीटिंग कोई देख तो ना ले। तो मुझे समझ से बाहर है कि ये जब वो अगर वो कर रहा था मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। बट ओवरऑल ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ थी। लेकिन सीमा जो है वो अब नेक्स्ट एपिसोड में अपने शौहर को तो कन्फ्रंट करेगी ही, लेकिन साथ में उसको क्यों कर रही है यार? उसमें खुशबक का क्या कसूर है? और वो तो इतना दफ़ा उसके सामने समझा चुकी है कि उसे तवज्जो दो, उसे जो है वो उसके साथ रहो ये वो। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह सीमा को करना चाहिए। बट वैसे भी मुझे ये बुरा ही फ़ील हुआ कि जब हसीब और खुशवक़्त एंगेज्ड थे, तो उस वक़्त भी जब हसीब ने सीमा को पसंद किया था, ओके दैट्स रॉन्ग। बट क्या सीमा ने नहीं सोचा था कि वो बंदा एंगेज्ड है? और चलो शुरू में नहीं है, उसे बाद में पता चला ये बात, तो भी तो उसे सोचना चाहिए था ना यार, एक एंगेज्ड इंसान अपनी एंगेजमेंट तोड़ के मुझसे कर रहा हो, हाउ कैन ही बी सिंसियर विद मी? तो ये भी एक सटल मैसेज इसमें दिया गया है कि अगर कोई किसी लड़की को छोड़ के आपके पास आ रहा है, तो जब वो उसका नहीं हो सका, ही विल डेफिनिटली बी नॉट योर्स। सो आप उसके पास किस हैसियत से जा सकते हो? ये भी एक अच्छा मैसेज मुझे लगा। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट एक मोहब्बत और आप क्या अहद और माया की केमिस्ट्री को एंजॉय करें, क्या फील करें एंड व्हाट आर द थिंग्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद, और किन चीज़ों को आप ज़्यादा एंजॉय करें ज़रूर कमेंट में बताएं। एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट दैट इज जंजीर। ओके सो नाउ जंजीरें एंड जंजीरें के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रिव्यू से पहले अगर मैं बताऊं कि इसके बारे में सब ये कह रहे हैं एक नया ओएसटी जो है वो रिलीज हुआ है जो कि टाइटल ट्रैक पे अब हम सुन रहे हैं। सो इट्स नॉट न्यू, ये जो आपका ओरिजिनल ओएसटी है उसी का सेकंड पार्ट आप कह लें, क्योंकि यूट्यूब पे पड़ा है, आप सुन सकते हैं। और इसके सिंगर्स में हमेशा से दानिया जफर, यशल शाहिद और शाहजमान खान का नाम आता है जो कि राहत फ़तेह अली खान साहब के साहबजादे हैं। और ये उनका पोर्शन अब हम सुन रहे हैं जो कि ऑलरेडी ओएसटी का ही हिस्सा है, इसी ओएसटी का जंजीरें का जाने क्यों कह नहीं पाता तुमसे मैं। यहाँ से ये स्टार्ट है एंड इट्स सूथिंग और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है जो कि अभी करंट स्टोरी चल रही है उसके साथ। ये अच्छा लग रहा है लोगों को सिचुएशन के ऊपर। अब सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं, अगर हम इस हफ्ते की दोनों एपिसोड्स की बात करें। अटर डिसअपॉइंटमेंट, नॉट कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट बट हाँ कह सकते हैं कि ये डिसअपॉइंटमेंट तो थी भाई, इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइप इस ड्रामे की बनी उतना जो है वो द ड्रामा डिसाइड्स टू ड्रैग इटसेल्फ। एक ड्रैगिंग, एक स्ट्रेच वाला जो है वो फीलिंग आई बहुत ज़्यादा। और कोई जो वो जो अननेसेसरी सीन्स थे उनकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं थी। सम ऑफ द की हाईलाइट्स ऑफ द ड्रामा जिनका मैं रिव्यू पहले करना चाहूँगी। द फाइट सरबुलंद हैड विद द मैन जो कि रबिया के पीछे पड़ गए थे। अच्छा, अब इसमें जो वो कुछ बातें ये थी कि वो जो एक तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन है जो इतने ज़्यादा सीन्स को लीक कर रहा है। कुछ बातें हमें इतनी ज़्यादा जो एपिसोड आने से पहले ही सीन्स और बातें पता चल जाती हैं। जस्ट लाइक ये सीन जिसमें सरबुलंद फाइट कर रहा है, ये ओएसटी में कहीं भी नहीं है। ऑल्सो द सीन जहाँ पे हमने सोहराब और सरबुलंद और भाभी नूर को हॉस्पिटल में देख रहे हैं, वो भी कहीं नहीं है। बट स्टिल वी गॉट दिस सीन। तो हम जो वो क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बीजान हॉस्पिटल में होंगी, बेहोश होकर चली गई होंगी, और वही हुआ। हर चीज़ तो हमें पहले से पता चल रही है। व्हाट्स द सस्पेंस यार, आप सस्पेंस क्यों जा रहा है इस ड्रामे का? जैसे कि ये पहले से अनाउंस हो गया कि टाइम जंप आने वाला है, किसी एक्टर ने अनाउंस कर दिया। व्हाट्स दिस? नो रूल फॉर द टीम के वो जो आगे की डिटेल्स हैं उनको हिडन रखा जाए ताकि जो वो हमारे लिए सस्पेंस बरकरार है। अब ये जो टाइम जंप की चीज़ है, इट्स अबाउट मे बी एपिसोड 21, आफ्टर 21। अब हमने जब वो 18-19 तक तो देख लिया, इट मीन्स देयर आर ओनली 2 एपिसोड्स रिमेनिंग जिनके बाद टाइम जंप हो जाएगा। तो उनमें ऐसा क्या होने वाला है? हम खामख्वाह जो है वो, जबकि इन 2 एपिसोड्स को बिल्कुल वेस्ट कर दिया। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं आया जो कि खातिर ख्वाह हो, जिक्र के लायक हो। रबिया जो है वो, हमें पहले से ही पता थी ये बात कि वो इतनी दफ़ा हम उस सीन को रिपीट पे देख चुके हैं भाई कि सोहराब लाला जब उसको बोलेंगे इस अमेरिकन लड़की की वजह से जब से घर में आई है ये हुआ है। और फिर जब वो भाभी नूर बजाय अपने शोहर पे एक नज़र डालने के, वो रबिया पे सारी अपनी नज़रें करम कर देती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भाग क्यों नहीं चली क्यों नहीं जाती, तुम्हारी वजह से हो रहा है। और रबिया प्लीज़। अच्छा, अब रबिया जब हवेली से भागती है उस वक्त ये लोग सब हॉस्पिटल में होते हैं। नाउ द शूटिंग, वो तो बहुत ज़्यादा प्योरली सिनेमैटिक थी, क्योंकि मुझे मज़ा आया उस जो सीन्स शॉट हो रहे थे, जो फजर सुबह का टाइम होता है उसमें जो रबिया भागी है एंड देन फिर वो चश्मे से पानी पी रही है,
और फिर वो मैदानों में भाग रही है एंड द शॉट्स वर टेकन ब्रीथ टेकिंग शॉट्स, और रबिया की जो अपनी अपेयरेंस है, लुक्स है, सो दिस वाज ऑल लाइक अ बुकिश थिंग कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ और मैं इमेजिन कर रही हूँ अपने ब्रेन में। एंड ऑल्सो जो है वो बहुत ज़बरदस्त शूट हुआ हुआ था खूबसूरती से। और तो ये एक बहुत, मैं ऐसा लग रहा था कि मुझे एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस रहा, जस्ट लाइक आई एम वॉचिंग इन द सिनेमा, और मैं बहुत इंजॉय करी थी इस चीज़ को। बट अबाउट द स्टोरी टेलिंग देयर इज नथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। रबिया भागी और फिर अचानक से सुबह हो गई और वो भागे जा रही है, एंड देयर वाज नन अदर देन एनीथिंग देन रनिंग। और कोई ऐसा सीन हमें नहीं दिया आपने कि जिसमें हमने देखा हो कि अगर वो किसी और के इलाके में पहुंच गई है तो कैसे वो आदमी जो है वो उसके पीछे आए और उसको देखा। आपने अचानक से दिखाया कि रबिया जो है वो किसी से भाग रही है, पहले वो पानी पी रही है, वो जो है वो पत्थर से टेक लगा के बैठी हुई है, और अचानक से हमने देखा कि वो भाग रही है किसी से। सम पीपल आर बिहाइंड हर। वो कौन है लोग, वो कहाँ से आए? यू शुड हैव शोन दैट कि वो किसी भागते भागते किसी और के इलाके में पहुंच गई। वो लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे इलाके में ये अनजान लड़की कहाँ से भाग रही है, और फिर वो उसको पूछते ये लड़की तुम कौन हो, तो वो भागना शुरू कर देती। सो दिस इज नॉट फेयर। आपने हमें दिखाया ही नहीं। अब हम सोचे जा रहे हैं कि ये कौन लोग हैं यार, ये कहाँ से आए, मैंने तो कोई सीन मिस नहीं कर दिया। नाउ सरबुलंद हॉस्पिटल में बीजान को छोड़ के जो है वो आता है वापस। अच्छा, वो बानो को सर्च करने के लिए आया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरबुलंद को ग्रीफ करते हुए नहीं दिखा रहा है, जस्ट लाइक द वे दे शोड रबिया ओवर मुदस्सिर, मुदस्सिर's डेथ। लेकिन भाई उसको टाइम कहाँ है इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाए वो या ग्रीफ करे? तो वो जो है वो उसी टीले पे आके खड़ा होता है जहाँ से बानो की एक्सपेक्टेड सुसाइड हुई है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि उसको ग्रीफ नहीं करते हुए दिखाया। एक्चुअली ही हर्ड रबिया's वॉइस कि कोई है, तो वो जो आवाज उसको आती है वो बानो की ही समझ के भागता है उस आवाज की तरफ कि मे बी ही फाइनली फाउंड हर। तो वो उस आवाज के पीछे भागता है। उसके आप एक्सप्रेशंस तो देखें, तो इस तरीके के तो हैं कम से कम कि आपको पता चल रहा है कि वो बानो को समझ के भाग रहा है। तो वो उसके पीछे भागता है आवाज के, और फिर जो वो सीन था दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली शॉट कि वो दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और फिर वो जिस तरह देखता है ना रबिया को, वो उसकी आंखों में एक शौक, एक हैरानगी, एक सवाल होता है ये कहाँ से? और ये बानो नहीं है, ये भी जो है वो एक डिसबिलीफ और वो होता है, मतलब उसकी आंखों में ना डिसअपॉइंटमेंट। सो ये तो साफ नजर आई है ये चीज। तो वो बेसिकली बानो को देखने के लिए निकला था, आवाज पे वो भागा, शायद बानो को मदद की जरूरत हो, और वो रबिया निकली। सो एक्चुअली द फेट कीप्स ब्रिंगिंग देम टुगेदर, ये हो रहा है मसला। और यहाँ पे मैं रज़ा अलिया पे जो है एक्टर सुराब का जो रोल प्ले कर रहा है उनको प्रेज करना चाहूंगी, बिकॉज वो जो है वो हॉस्पिटल में जो सीन था, द वे ही वाज शिवरिंग एंड द वे ही वाज कीपिंग अ बिग सीक्रेट एंड अ बिग क्रिमिनल सीक्रेट, लेकिन जब वो उसकी जो हालत हो रही है उसके बाद, दैट वाज सो रियल, और उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इस चीज को। एंड द सीन बिटवीन जरहून एंड सोराब, वो भी जो है वो द गाय प्लेइंग जरहून, ऑल्सो सबूर जो प्ले कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। वो उनका भी जो थोड़े बहुत शॉर्ट्स हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्टफुल सीन था। अच्छा, जिसमें हम सोराब लाला को देखते हैं कि वो, अच्छा, ही इज एक्चुअली इन ग्रीफ ओवर हिज सिस्टर्स डेथ कि वो उसके हाथों में मरी है। हाँ, लेकिन वो इतना कोई अच्छा इंसान नहीं है कि वो इस बात को आगे एक्सेप्ट कर ले, बट ही नेवर वांटेड दिस। वो अपनी और अपनी बहन को ही इजारादारी दिलवाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस प्रोसेस ही लॉस्ट हिज सिस्टर, और यही होता है ऐसे कामों में। तो उसको दिखाया है कि वो कहता है कि मुझे लैशेस मारो मेरे हाथों पे, और पहले तो जब वो लड़का मानता नहीं है, और फिर जब वो शुरू होता है तो वो सबके दिलों को ठंडक पहुंचा देता है कि इस बंदे ने बानो को मारा था। सो द वे ही वाज बीटिंग हिम, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन था। और बहुत अच्छा था कि जो सुराब लाला जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं रजा उसमें सीन में, वेरी डेफिनेटिव, वेरी ग्रेट एंड अ वेरी सॉलिड इम्पैक्ट। नाउ अब जो है वो हमने देखा कि अब सरबुलंद के फेस पे जब ये है कि उसको रियलाइज हो ही गया कि अब ये रबिया है, तो भाई उस वक्त आ जाते हैं लोग, और वो उसके पीछे आ जाती है, और फिर जब वो स्टार्ट होती है सरबुलंद की, ओ माय गॉड व्हाट अ फाइट। अब मैं इसको किस सेंस में कह रही हूँ ये तो अब आप ही बता सकते हैं, बट द फाइट इज जस्ट लाइक, अब सरबुलंद भी बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि भाई बहुत कह लिया मुझे शहरी लड़का, अब तुम लोग देख लो लड़ाई, मैंने अब दिखाना है सबको। तो वही सरबुलंद के सर पे जो, अच्छा, अगर उनको ये दिखाना था कि उसके सर पे गुस्सा सवार हो चुका है और वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है अपनी, अब जो भी उसके सामने आएगा, तो यार फिर एक नेचुरल फाइट दिखानी थी, जस्ट लाइक द वे वी आर शोइंग द सरदारी एंड द सरदारी environment, the tribal areas,
ये वाले एरियाज की इस तरीके की लड़ाई, अब वो इतना ज्यादा हम क्यों अज्यूम करें कि वो शहर में रहता था तो वो यहाँ से पढ़ के आया था तो उसने कराटे सीखे होंगे। व्हाई वी हैव टू अज्यूम, व्हाई वी हैव टू गिव एक्सप्लेनेशंस। हमें चीजें रियल लगनी चाहिए। इस मौके पे आई वांट टू प्रेज उस्मान जावेद कैरेक्टर तोसम। उन्होंने जो है वो उस्मान जावेद ने बहुत जबरदस्त वो चीज प्ले की थी व्हेन शेरदिल वाज अलाइव। और शेरदिल के बंदों को जो वो मारता है, और एक्चुअली उसने मर्डर नहीं किया था, बीट किया था, मारा था, लेकिन जो है वो वही सोराब के बंदों में से किसी ने उसको मार दिया था ताकि इल्जाम तोरसम पे आ जाए। तो वो सीन में जो तोरसम ने उनको मारा है, एंड जो उसकी आंखों में मतलब एक वहशत है, वहशी दरिंदा जो लगना चाहिए उसको, कि जब उसको गुस्सा आता है और उसके सर पे गुस्सा सवार है तो वो कैसे मारेगा। So that was actually portrayed through the eyes of Usman Javed, and he really portrayed it beautifully. तो यहाँ पे आपने एक तो उसको बिल्कुल उसके कैरेक्टर के ऑपोजिट एक चीज दे दी, बिकॉज सरबुलंद हमारे जहन में एक जेंटल काइंड पर्सन है जो कि रबिया को पानी का ग्लास पकड़ाता है, आंखें नीचे कर लेता है, बीजान को एक सॉफ्ट लहजे में वो करता है। इट वॉज जस्ट नॉट सूटिंग ऑन हिम। अगर एक चीज उस पर सूट नहीं कर रही है, देयर वाज नो नीड। आप उसको एक नॉर्मल फाइट भी कर सकते थे, कोई ऐसी स्किल दिखा सकते थे कि उस पर कोई गन तान रहा है तो वो गन को जो वो एक पांचा पलट दे और उसी के ऊपर गन तान ले। आप ऐसा कर सकते थे। हमें लगता कि हाँ यार इन चीजों की इनको ट्रेनिंग दी गई है, ऐसे ही सरदार हयात खान के बेटे और शेरदिल के भाई नहीं है ये। लेकिन यार मतलब बहुत ज्यादा हो गया था। दिस वाज नॉट, इट वाज लुकिंग फनी। ये फनी नहीं लगना चाहिए था, इट वाज अ सीरियस मोमेंट। और उसमें जो है वो फिर ये आपने इतना ज्यादा वो कर दिया। देन वो रबिया का हाथ पकड़ के वहां से ले जाता है, एंड द नॉन स्टॉप रनिंग एंड वॉकिंग स्टार्ट। आप पहाड़ों बेबानों सहराओं में चले जाने चले जाने चले जा रहे हैं, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, फायर कर रहे हैं उन पे, ये वो बचे जा रहे हैं, वो भी ठीक है। मुझे लगा शायद एक आध गोली लग गई है, बट नहीं भाई, वो बच गए। और फिर जब वो सरबलंद भी उन पे फायर करता है, एक गोली में पता नहीं कितनी सारी, एक पिस्टल में कितनी सारी जो वो बुलेट्स थे, मुझे भी नहीं समझ आया। और फिर वो नॉन स्टॉप रनिंग चलती रही, मतलब ये एंडलेस वेस्टिंग ऑफ द ड्रामा थी। पहली एपिसोड बिल्कुल इसी चीज में वेस्ट हुई है। आखिर में वो एक पत्थर के अंदर छुपे हुए हैं और रात हो चुकी है, और बस यहाँ से एपिसोड जब वो खत्म हो जाता है, देयर वाज नथिंग स्पेशल। बीजान घर आ गई हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हैं, रो रही हैं, दिस वाज आल्सो अ वेस्ट। सो नेक्स्ट एपिसोड में जब हम आए हैं तो रबिया फिर से रोना शुरू हो गई है, और वो बता रही है कि मेरा गलत तरीके से नाम आपके साथ जोड़ा गया, दैट वाज अ गुड थिंग। और वो भी उससे शिकायत करता है कि आपको उस तरह नहीं भागना चाहिए था, और वो कहती है, वो भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने अगले एपिसोड में फिर मतलब हमने देखा कि वो बानो को ढूंढ रहा है, ऑल्दो बानो इज डेड। अब सुराब ने साफ साफ कह दिया कि वो मेरे हाथों में मरी है, तो इससे ज्यादा और क्या एविडेंस होगा। तो मेरे ख्याल से तो वो मरी चुकी है। एंड फिर जब वो चल रहे होते हैं, फिर वो बानो को ढूंढ रहे हैं, और फिर जब वो सरबलंग के गर्दन पे कोई पिस्टल रख देता है। सो मुझे हो रहा है कि जो लोग इतनी देर से फायर कर रहे हैं उनको मारने के दर पे हैं, तो वो अब उसकी गर्दन पे पिस्टल क्यों रख रहे हैं, तो उन्होंने मार क्यों नहीं दिया जब उसे मौका मिला। अचानक से उसके बंदे आ जाते हैं सरबलंग के और वो मार देते हैं उसे कि खान जी हम तो आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा, और फिर वो सरबिया सॉरी रबिया को लेके जाते हैं, और रबिया को बैक साइड से लेके जाते हैं, तो भाई आ जाती है शीरीन साहिबा और वो देख लेती है। एंड शीरीन का एटीट्यूड और वो जो प्राउड दिखा रहे हैं ना, वो इसी वजह से है कि वो सुराब लाला के जो अफेयर है उसके साथ, इसी प्राइड के ऊपर वो उछल रही है। रबिया कमरे में आ गई है और फिर वो उसके फौरन आती है। दैट वॉज द होल हाईलाइट ऑफ द 2 एपिसोड्स। अगर कोई भी अच्छा सीन था तो वो सीन था जिसमें रबिया ने जो अनाया शाहिद का कैरेक्टर है शीरीन, उसको शटअप कॉल दी। सो इट वॉज अ ग्रेट सीन between the two legendary सजल अली and the newcomer अनाया शाहिद। अनाया शाहिद ने सजल के साथ उस वक्त जिस तरह एक competitive सीन था वो और बहुत जबरदस्त प्ले किया। आई वांट टू अप्रिशिएट हर एक्टिंग, बिकॉज सजल के सामने जो है वो उनको उसको जवाब देना और ऐसा बनना कि वो सीन इम्पैक्टफुल लगे, हम सिर्फ सजल के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए देखें। तो जिस तरीके के उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं, एक ऐसी नौकरानी जो बहुत चढ़ चढ़ के बोल रही है, दैट वाज वेरी अप्रोप्रिएट, बहुत अच्छे तरीके से। एंड अनाया शाहिद का ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उस वक्त। तो शीरीन जो है वो कहती है कि तुम जो है वो कहाँ से आ रही हो, मैंने देख लिया है वो। तो रबिया कहती है बता दो जाके, क्या बताओगी सबको, मैं सरदार की मेहमान हूँ। तो वो जो उसका एटीट्यूड था रबिया का, दैट इज अवर बियर। सो यानी अवर बियर कमिंग बैक, हमें बहुत अच्छा लगा आपने ये दिखाया। क्योंकि अभी रबिया नेट सेविंग वाला जो पर्सपेक्टिव था ना, आई वॉज जस्ट गेटिंग बोर्ड ऑफ इट। बहुत ज्यादा बोरिंग था। रबिया एक इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की थी, वो तोड़सम जैसे आदमी पे जो है वो छुरी लेके आ गई थी, और यार अब वो इतनी ज्यादा ऐसी हो गई है कि वो भाग रही है, वो रो रही है, वो गिर रही है, एंड सरबुलंद उसको बचा रहा है। सो नाउ she has gained her confidence back, she has taken over her grief,
और अब वो जवाब देने के काबिल हो गई है वापस कि मैं मेहमान हूँ, मुझे कोई कैसे कह सकता है, तुम जाके करके दिखाओ। तो उसके अंदर जो उसने आग भड़का दी है शीरीन के अंदर, और वो कह रही है कि मैं देखती हूँ इसको, मैं कितना सर पे चढ़ के बोल रही है, तो मैं बदला लूंगी इससे। देखते हैं वो क्या बदला लेती है, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में वी आर सीइंग दैट रबिया विल कन्फ्रंट सोराब। सो रबिया सोराब की हकीकत खोलेगी, मुझे तो ऐसे ही लगता है, इसी वजह से ये हवेली आई है। बट द सीन्स आर लेस गेटिंग लेस इम्पैक्टफुल। तोरसम के बारे में वो अभी भी नहीं बता रही है। अब उसकी फाइनली सरबलंद से एक फ्रेंडशिप अंदाज में बातचीत हो चुकी है, सो शी शुड टेल हिम नाउ। अच्छा, वो जिस इलाके में पहुंच गए थे वो जाफरान मामा के लोग थे। मामा क्यों कह रही हूँ मैं, आई एम नॉट तोरसम, बट जाफरान खान के लोग थे। एंड उन्होंने जो है वो डिस्कवर किया और बताया ज़ाफ़रान ख़ान को कि भाई सरबलंद हमारी टेरिटरी में आ गया था। नाउ ज़ाफ़रान ख़ान क्या करेगा, अब ये हमें जानना है, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। ज़ाफ़रान ख़ान की साइड की बात करें तो ये डेवलपमेंट हुई कि वो तोरसम से बात करता है कि भाई इश्क का भूत उतर गया तुम्हारे, और अपना ये सब बंद करो और 1 हफ्ते के अंदर वापस आओ, और सरबलंद जो है वो कहाँ बिज़ी है, किन एक्टिविटीज़ में, ये पता करो। सो एक्चुअली ज़ाफ़रान खान इज़ गिविंग वाइज़ एडवाइस टू तोरसम, क्योंकि अगर तोरसम इसको पता करेगा तो उसे पता चलेगा कि सरबलंद एक्चुअली इज़ प्रोटेक्टिंग एंड हाइडिंग रबिया। तो अब हमने नेक्स्ट में देखा कि तोरसम वापस आ जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पे जो एक और लूप होल कह लें या कुछ भी है, जो कि ज़ाफ़रान की स्टोरी में क्रिएट होने वाला है, जिसमें जो उसकी भतीजी है वो सब सुन रही है, और भतीजी ऑलरेडी जो है वो उससे अब नफ़रत करती है ज़ाफ़रान खान से, अपने चचा से, क्योंकि उसे पता चल चुकी है हकीकत कि उसके चचा ने उसे इस्तेमाल करने के लिए उस ट्रेडिशन में शादी वाली बदले में देने की कोशिश की थी। तो वो उससे बदला लेना चाहता है, और यही चीज़ वो तोरसम के साथ भी कर रहा है। वो उसका भांजा है, लेकिन वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है अपने सौतेले भाइयों के खिलाफ, क्योंकि वो हयात खान से बदला लेना चाहता है। सो ज़ाफ़रान खान इज़ यूज़िंग ऑल हिज़ नीस एंड नेफ्यूज़ फॉर हिज़ ओन पर्पसेस एंड रीज़न्स। तो ये लड़की सब कुछ सुन रही है काफ़ी टाइम से, और अब जब तोरसम आएगा, हमने एक थोड़ी-सी क्लिप तो उसको भागते हुए भी देखा, शी विल टेल हिम द होल रियलिटी ऑफ ज़ाफ़रान खान। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से दिखा दो यार, कि वो दिखाएँगे। एंड ऑल्सो द पुअर गर्ल लव्स तोरसम सीक्रेटली, ये मुझे पता है। हमने देखा है इस बारे में शुरू में कि वो उसके लिए जो वो दिल में वो रखती है फीलिंग्स। एंड तो दिस वाज ऑल अबाउट द 2 एपिसोड्स। कुछ भी खास नहीं हुआ, जस्ट रबिया स्टैंडिंग अप टू शीरीन। ये चीज़ हमें एक अच्छी लगी, और एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपने हमें दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई स्टोरी टेलिंग उसमें नहीं थी। एंड सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट जंजीरें। आप लोगों को अगर इन 2 एपिसोड्स में से कुछ अच्छा लगा ये वो, तो ज़रूर बताइए। बट आई थिंक कि रबिया और शबनम की केमिस्ट्री क्रिएट करने के लिए जस्ट ये एंडलेस पॉइंटलेस रनिंग की ज़रूरत नहीं थी, और चीज़ों को रैप किया जा सकता था, कोई एक्साइटिंग एपिसोड हमें दी जा सकती थी। आफ्टर ऑल वी वर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें लास्ट वीक भी जो है वो सिर्फ एक एपिसोड मिली थी, सो दिस वाज नॉट वी वर एक्सपेक्टिंग एट ऑल। तो जी गाइस, ये था रिव्यू तीनों और ड्रामास का। अगर आप लोग इनके बारे में कोई भी थॉट्स है, कोई इंसाइट करते हैं मेरी थॉट्स के साथ, जरूर कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।